तो अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोगों ने निकाल लिए और डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए। अब कुछ आगे बात करते हैं। मैंने बोला ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सारे तो नहीं करा सकता मैं, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं कराऊंगा। बाकी सबका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो वहां से। अगला हम करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पेन और पेपर लेके बैठो साथ में, नोट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। देखो फॉर्मूला बता दूंगा तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, ml(t-2), मैंने बोला भी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और डिस्टेंस क्या होता है, l। क्लियर। ये आपका हो जाएगा ml(2t-2). तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकल कर आया। हम कह सकते हैं कि टॉर्क के डायमेंशन है 1, 2, -2 विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा ये जो मैं करवा रहा हूं ना, ये खाली स्कूल नहीं बल्कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जेई मेंस के एग्जाम में भी ये पूछे जा चुके हैं, या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनका यूज हो जाता है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, अब इसका डायमेंशन निकालना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए भी। अगर फॉर्मूला बता दो निकाल सकते हो ना। फॉर्मूला होता है F=g m1m2/r²। अभी आगे 11th में ही पढ़ोगे ये चैप्टर, तब ये फॉर्मूला सामने आएगा। तो ये g है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g को सेपरेट कर लो, g=F(r²)/m1m2। दिस इज r²। ठीक। फोर्स का पता है, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ml(t-2) r², दैट मींस l², m और इसका भी m, यही होगा। अब देखोगे यहाँ एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा तो m⁻⁻1 हो जाएगा। l यहाँ पर है तो l³ हो जाएगा और t-2 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा m⁻⁻1 l³ t-2। ठीक है, यही होना चाहिए ना। ठीक है चलो, f ml(t-2) r², दैट मींस l², mm, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा -1, 3, -2 विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ, टाइम। क्लियर। ध्यान से देख लो, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है स्ट्रेस। अब कहोगे स्ट्रेस क्या है। बेटा स्ट्रेस बेसिकली आप कह सकते हो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। अभी जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है उसको पढ़ोगे तब ये चीज निकल कर आएगी, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होते हैं। अब फोर्स भी कैसा, टेंजेंशियल है तो टेंजेंशियल चेंज होगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल चेंज होगा। तो कैसा भी लगाओ, फोर्स तो फोर्स रहेगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml(t-2), एरिया l², और ये हो जाएगा ml(-1t-2). तो इसके डायमेंशन आ जाएंगे हमारे 1, -1, -2, मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। आ गई ना बात समझ में। स्ट्रेन भी देख लेते हैं चलो।
बेटा स्ट्रेन, इसका भी फॉर्मूला ये होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। तो यार चेंज इन डायमेंशन यानी कि लेंथ में चेंज हुआ तो ओरिजिनल डायमेंशन लेंथ हो जाएगा। एरिया है तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो भाई लेंथ को लेंथ से, एरिया को एरिया से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन ऊपर है वही डायमेंशन नीचे होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या फिर हम कह सकते हैं इसका होगा 0 L0 T0, यानी स्ट्रेन के डायमेंशन होंगे 0 0 0 विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। क्लियर? हमारी बात समझ में? देख लो, देखो अगर नहीं जानते हो उस क्वांटिटी को तो उसका फॉर्मूला तो याद कर सकते हो ना। वही फॉर्मूला याद करने के बाद ऑटोमेटिकली उसका डायमेंशन निकाल लोगे, और क्लास 11 में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे उस क्वांटिटी के बारे में भी सब सीख जाओगे, है ना। तो अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे क्या होता है, कैसे होता है। डोंट वरी फॉर दैट, मैं हूं यहां पर। क्लास 11 अभी आपका पूरा बाकी है, वो धीरे धीरे सीख जाओगे। एक और लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का बता चुका हूं, mLT-2। लेंथ का क्या होगा, L, ये आ जाएगा m1 L0 T-2। आ गया? नहीं आया? समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंगल। एंगल का डायमेंशन निकालना है तो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा है ना भाई? कहीं भी है अगर ये एंगल है थीटा, इसके रिस्पेक्ट ये आर्क है ना, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ये भी लेंथ और ये भी लेंथ। भाई आर्क है तो पैरामीटर 2 पाई आर ही तो होता है, और जितना भी पोर्शन है तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 कर लो, ठीक है ना। तो जो निकल कर आएगा क्या होगा, लेंथ ही तो होगा, और ये भी लेंथ है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं L अपॉन L, और या फिर हम कह सकते हैं कि इसके डायमेंशन होंगे L⁴0। लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो M⁴0, L⁴0 और T⁴0, यानी कि क्वांटिटी कैसी हो गई, दो हो गई डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक हो गई हमारी एंगल, और अभी दूसरी हम लोगों ने कौन सी करी थी, स्ट्रेन। दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है नेम एनी वन या एनी टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यही पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स। तो प्रिपेयर रहना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। देखो यार एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी दैट मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में उसका एंगल मेजर किया जा रहा है, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके एंगल का चेंज देखा जा रहा है। यही तो होगा भाई। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन इस पॉइंट से अगर देखा जा रहा है, व्यू यहां से यहां पहुंचा, इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एंगल का चेंज कितना हुआ, थीटा, और ये थीटा कितने टाइम में हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो एंगुलर वेलोसिटी देगा आपको। तो एंगुलर वेलोसिटी आप कह सकते हो एंगल विद द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद टाइम। एंगल का भी हमने निकाला है, कैसा है, डायमेंशनलेस। 1 लिख दो, ये टाइम हो गया, क्या हो जाएगा T⁻⁻1। तो इसका डायमेंशन होता है, ऐसे लिख दो m0 L0 T-1, ज़्यादा बढ़िया लिखना है तो
0 0 -1 विद रिस्पेक्ट टू मास लेंथ एंड टाइम। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशन। चलो एंगुलर वेलोसिटी के बाद अगला एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई सिंपल सी बात है यार, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। सिंपल है यार, लॉजिक अप्लाई करो तो आराम से सब हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का भी हमने निकाला टी की पावर -1, टाइम का टी क्या हो जाएगा? टी की पावर -2। लिख सकते हो एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर -2। ठीक है ना, बी लॉजिकल। 11th के बच्चे हो, मजाक बात है। हाँ, समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? और करते हैं, अभी अभी बहुत सारे हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कहोगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, आज तक ना नाम सुना, ना देखा, ना जाना। कोई बात नहीं, अब सुन लो। क्लास 11th में ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया के बारे में आगे जाके आपको पढ़ना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं आपको। ये होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब तो निकाल लोगे। मास का डायमेंशन क्या, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? कैपिटल एम से। डिस्टेंस का किससे करते हैं? एल से। ठीक, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर। ज्यादा बढ़िया से रिप्रेजेंट करना है तो एम की पावर 1 एल की पावर 2 और टी की पावर 0। हो गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी? फॉर्मूला याद करोगे सब हो जाएगा, नहीं याद करोगे कुछ नहीं। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दे रहा हूं मैं। अच्छा, एक और था इंपॉर्टेंट, क्या था? चलो एंगुलर मोमेंटम का कर लो। एंगुलर मोमेंटम बेटा, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। मास का, वेलोसिटी, रेडियस, यही है ना, कुछ और तो नहीं है। चेक कर लेना, अगर बाई चांस पीछे आगे कहीं कुछ गलत लिख दिया हो तो स्पेसिफाई कर देना मुझे, उसको मैं करेक्ट कर लूँगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, वैसे तो मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम है, बट स्टिल यार ह्यूमन है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो m की पावर 1 l की पावर 2 और t की पावर -1, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे 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 ग्रेडियंट सुना है? ग्रेडियंट क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज का, जो भी क्वांटिटी है उसका चेंज विद उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ लेते हैं। अगर चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, लेंथ और डिस्टेंस लिया जाए तो वो ग्रेडियंट हो जाता है। जैसे प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट। टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या डिस्टेंस, तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट। वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या डिस्टेंस, वो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो चलो वेलोसिटी ग्रेडियंट लेते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी का LT -1 और डिस्टेंस का क्या है? L। खत्म, क्या बचेगा? बाकी यार m0 l0 t -1 करके लिख सकते हो। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? काफी कुछ पुराना लेक्चर और ये लेक्चर एक साथ करके देखोगे, मतलब एक साथ ही उसको देखना, फिर कॉन्टिन्यूशन में इसको देखना। लंबा मैंने 1 घंटे का लेक्चर नहीं बनाया, इसलिए मैंने आधे आधे घंटे के हिसाब से ब्रेक किया लेक्चर को, जिससे कि देखने में बोरियत ना हो। तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, MLT से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, MLT काफी देर से हो रहा है। अब कुछ और बातें की जाएं, इंपॉर्टेंट बातें की जाएं। देखो, मैंने अभी तक तुम्हें मास, लेंथ और टाइम को लेकर ही बात की है, या यही चीज बताई है। लेकिन क्या होता है, क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर टोटल
7 डायमेंशंस। ठीक है, आपके सिलेबस में जो बताया गया है आपको टोटल कितने डायमेंशन है, 7 डायमेंशन। कैसे, जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायमेंशन ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एल यूज कर रहे थे। डायमेंशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एम यूज कर रहे थे। डायमेंशन तो उसके एक्सपोनेंट होते हैं, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा था। डायमेंशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप टी यूज कर रहे थे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए यूज करेंगे हम। क्लियर, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए यूज करेंगे। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए के, केल्विन वाला के, या फिर थीटा, के या फिर थीटा। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, भाई लाइट है तो लाइट की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में सी डी, कैंडला। ठीक है, फिर डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं मोल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोल। ठीक, तो ये 7 डायमेंशन आपको याद रखनी है। अभी मैंने सिर्फ लेंथ मास टाइम इसलिए बताया था जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक साथ में 7 बता दूंगा तो लगेगा, है ना। जैसे कहीं दूर रास्ता होता है तो कहता है ना कितना बचा है, थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा है, तो उससे क्या होता है, रास्ता पार हो जाता है। एकदम से कहते हैं नहीं साहब 15 किलोमीटर बचा है ना, तो मुश्किल होती है। तो ये 7 डायमेंशन है। आपको थोड़ा आप हैबिचुअल हो चुके होंगे, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हाँ कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा इनको लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सोच रहे होगे सर क्या है ये, क्यों करा रहे हो इतना सारा, करना पड़ेगा यार, नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा ना। चलो करते हैं। चलो अब लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो लेते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। सुना है नाम, नहीं सुना है? अच्छा, केमिस्ट्री में सुनोगे। अब इसका फॉर्मूला अगर पता हो तो बड़े आराम से डायमेंशन निकाल सकते हो। केमिस्ट्री में आइडियल गैस की एक इक्वेशन आएगी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। फिजिक्स में पढ़ोगे, ऐसा नहीं है, पर केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ोगे। यहां पर ये जो P है आपका, ये जो P है ये डिनोट करता है प्रेशर ऑफ गैस, ये डिनोट करता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स, ये है आपका गैस कांस्टेंट, और ये T है आपका टेम्परेचर। हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लो भाई। R इक्वल्स टू P इंटू वी अपॉन N इंटू टी। ठीक है, नहीं ठीक है। P क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर था आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का MLT माइनस 2, एरिया का L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ML माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होगा, L क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स काय में रिप्रेजेंट करोगे, मोल में। अभी हमने पीछे देखा है, बताया था ना। नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल से पता लगेगा ना कितनी गैस है। और टेम्परेचर को केल्विन या थीटा, जिससे मन हो उससे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये आ जाएगा आपका m, और तो कोई है नहीं, l में -1 और 3 आपका l² हो जाएगा, और t -2 रहेगा, k -1 हो जाएगा, और मोल -1 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, k की पावर -1 और मोल की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। और 1 2 -2 -1 -1, 1 2 -2 -1 -1, 1 2 -2 -1 -1। ये क्या है इसके डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट है, ये बता दे रहा हूं मैं। जितने भी डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। सोचो कि अरे ठीक है होगा, ऐसे ही कर लेंगे, तो बेटा हो ही जाएगा। चल, तो ये वाला हमने जो था ये केल्विन टेम्परेचर में आ गए है ना। और करते हैं डिस्कस। चलो एक और लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको बेटा के बी से डिनोट करते हैं। अब इसका भी देखो रिलेशन क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब हमें इसका निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसको आप अलग कर लो और ये आपका एनर्जी अपॉन टेम्परेचर हो जाएगा। नहीं होगा? एनर्जी का डायमेंशन पता होगा जो वर्क का होता है ना। एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होता है, और वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या था? mlt -2, डिस्प्लेसमेंट का क्या है? l। तो एनर्जी का हो गया हमारा ml2 और t -2, और टेम्परेचर केल्विन। थीटा लेना चाहो थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यह आपका आ जाएगा m1 l2 t -2 और k -1। ठीक है, m1 l2 t -2 k -1, यानी कि इसके डायमेंशन हो गए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के 1 2 -2 -1। किसके रिस्पेक्ट में? मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? ठीक, चलो और देखते हैं एक आध। समझ में आ गया? चलो आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला नहीं पता। अरे यार इतना तो पढ़ा होगा ना तुमने, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि I इक्वल्स टू Q बाय टी। इससे ही तुम्हें मिल जाएगा Q इक्वल्स टू I इंटू टी। Q क्या है? चार्ज, I क्या है? करंट, T क्या है? टाइम। अभी करंट, इलेक्ट्रिक करंट का देखो क्या था? एम्पियर। और टाइम का पता है कैपिटल T। ये आ जाएगा A की पावर 1 T की पावर 1। और ज़्यादा मन करे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M L T A, यानी कि इसके डायमेंशन है 0 0 1 1। किसके रिस्पेक्ट में? मास, लेंथ, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट में। मास, लेंथ, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात? काफी सारे हो गए ना। चलो एक और कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का लेते हैं। चलो मैग्नेटिक फील्ड मतलब द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट और अ पीस ऑफ आयरन फील्स अ फोर्स, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो भी है। एक फॉर्मूला होता है इसका, F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन
थीटा। भाई देखो फॉर्मूला पता होगा तभी निकाल पाओगे, आसान है इसलिए लिया है, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये भी यूज कर सकते हो, बायोट सेवर्ट लॉ से। ये आसान है इसलिए ले लिया क्योंकि आपको वेलोसिटी पता है, चार्ज पता है, फोर्स पता है, तो आराम से निकाल लोगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये डायमेंशन लेस है, इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, -1 से 1 के बीच में आती है, और वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, याद रखना। तो यहां से हमें मिल जाएगा b इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा। अब डायमेंशन में डील करें इसके, फोर्स का कई बार यूज कर चुके हैं, mlt-2, q चार्ज, चार्ज का भी निकाला है, क्या था, t a, वेलोसिटी lt-1, साइन थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये बचेगा आपका m की पावर 1, l कुछ नहीं कैंसिल हो जाएगा, l की पावर 0, t माइनस था, t की पावर -2, ये ऊपर जाएगा a की पावर -1, ये आ जाएगा। तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के 1 0 -2 -1, किसके रिस्पेक्ट में, मास लेंथ टाइम और इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? प्लीज इसको एक बार ध्यान से देखें, लेक्चर को प्रैक्टिस करें, पेपर पेन लेकर बैठे, लिखेंगे तभी समझ में आएगा। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर।